आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। ये रही इस बुलेटिन की सुर्खियां। ईरानी हमलों से डरा यूएई, लोहे के पिंजरों में अपनी दौलत को किया कैद। ईरान के गजब दावे से मची सनसनी। क्या अरब मुल्कों ने अपनी सिक्योरिटी अब ईरान के हाथों में देने का कर लिया फैसला? क्या अमेरिका को दे दिया झटका? और इसी के साथ देखिए समंदर में कहां पर कैद हैं ईरानी पायलट्स। ताइवान का पहला घरेलू स्पेस रॉकेट लॉन्च होते ही हुआ बेकाबू। सीरिया में इसराइल ने फिर कर दिया हमला और सऊदी अरब में तूफानी बारिश से दिन में ही हो गई रात। कुछ नरम और कुछ गर्म खबरें हैं इस पूरे वीडियो में, लिहाजा आखिर तक बने रहिए। पहली खबर, ईरान के हमलों से खौफजदा यूएई ने अब अपने ऑयल टैंक्स के अपनी दौलत के आसपास पिंजरे बनाने शुरू कर दिए हैं। ऑयल ही तो यूएई की दौलत है। स्टील के ऐसे मजबूत पिंजरे तैयार किए जा रहे हैं ताकि ईरानी ड्रोन सीधे तेल के टैंक्स पर आकर ना टकराएं और उनको तबाह होने से बचाया जा सके। एक तस्वीर 22 अगस्त की शाम सोशल मीडिया पर सामने आई जो अब आपके सामने है। इस तस्वीर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यूएई का अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या ये तस्वीर अमेरिका के खत्म होते रुतबे और भोकाल की निशानी है कि अब उसके दोस्त मुल्कों को अपनी हिफाजत अपने ही दम पर करनी पड़ रही है? अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका की हिफाजत पर भरोसा करने के बाद जब यूएई को भारी नुकसान उठाना पड़ा तो उसने ज़मीनी हकीकत को भांप लिया। जंग की शुरुआत में जब आईआरजीसी के ड्रोन ने अबू धाबी में तेल के टैंक पर सीधा हमला बोला था, तब अमेरिका के तमाम महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स उस हमले को रोकने में नाकाम साबित हुए थे। इसके बाद यूएई ने किसी बाहरी मदद का इंतजार किए बिना अबू धाबी के फ्यूल टैंक्स के चारों तरफ लोहे के, स्टील के बड़े मजबूत प्रोटेक्टिव केज यानी हिफाजती पिंजरे बनाने शुरू कर दिए। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ कि इसका काम मई के महीने में शुरू किया गया था और 20 अगस्त तक तकरीबन पूरा हो गया। पहली बार 20 अगस्त 2026 तक पहली बार यूएई को अपने तेल के ज़ख़ीरों को बचाने के लिए इन भारी मेटल केजेस का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हकीकत यही है कि लाखों करोड़ों डॉलर के एडवांस्ड अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स चंद हज़ार डॉलर के सस्ते ईरानी ड्रोन्स के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं। यूएई ने मुगालते में रहने के बजाय समझदारी दिखाई, ज़मीनी हकीकत को कबूल किया और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए ये फैसला लिया। अच्छा फैसला लिया। एमिरेट्स का ये कदम साफ इशारा करता है कि मिडिल ईस्ट के मुल्क अब समझ चुके हैं कि अमेरिका के दावों के भरोसे अपनी हिफाजतें नहीं छोड़ी जा सकती। अब अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। ये मेटल केज वाला जो है ना सिस्टम, यूक्रेन और रूस की जंग में आपने देखा होगा, टैंक्स के आसपास वहाँ भी वो लगा लिए गए ताकि ड्रोन एक दूसरे के मार ना दें। बढ़ते हैं आगे। इसी से ज़रा खबर को जोड़िए। यूएई को अमेरिका पे भरोसा नहीं रहा, अपनी हिफाजत खुद कर रहा है। उसे पता चल गया एयर डिफेंस सिस्टम ये सब सफ़ेद हाथी हैं, थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, पूरा नहीं रोक सकते, फिर हमें को झेलना पड़ता। अब इस खबर से ईरान से आई खबर को ज़रा जोड़िए। क्या गल्फ़ के अरब मुल्क अब सीधे ईरान के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं? क्या वो अपनी सिक्योरिटी और मुस्तकबिल के लिए अब अमेरिका को छोड़कर ईरान से बात करने लगे हैं? क्या ईरान अब अरब मुल्कों की सिक्योरिटी करेगा? 22 अगस्त की शाम को सामने आई ये खबर बेहद हैरान करने वाली है। ये बात किसी आम शख्स ने नहीं कही, बल्कि ईरान के टॉप नेगोशिएटर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ की तरफ से कही गई है। गालिबाफ ने जो कुछ कहा है उसे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। गालिबाफ के मुताबिक ये बड़ा टर्न आउट है सर। गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और दबाव को दरकिनार करते हुए पड़ोसी मुल्कों ने नए रिश्तों की पहल कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में गालिबाफ ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ईरान को अपने पड़ोसियों से नए सिक्योरिटी इंतजामात और इकनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर कई पैगाम मिले हैं। दोस्तों, ये बयान ठीक उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बेतुका दावा ठोका था और ईरान पर पाबंदियां सख्त करने की धमकी दी थी। गालिबाफ ने खुलकर तारीफ की कि पड़ोसी मुल्कों ने अमेरिका के दबाव के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इस खबर के पीछे की असली सच्चाई यही है कि गल्फ़ के मुल्क अब समझ चुके हैं कि अमेरिका के भरोसे बैठकर इलाके में अमन नहीं आ सकता। इसीलिए अरब मुल्क अब अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी हटाकर
सीधे ईरान के साथ मिलकर एक नया इलाकाई सिक्योरिटी और कारोबारी ढांचा तैयार करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और ईरान चाहता भी क्या था? यही कि अमेरिका को हटाओ, साथ में देखेंगे। अगर ये नई समझ जमीन पर उतरती है तो ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के घटते रुतबे के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित होगी। यहां ये बात मैं साफ कर दूं कि गालिबाफ ने अपने इस बयान में सिर्फ पड़ोसी मुल्कों लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यहाँ किसी ख़ास अरब मुल्क का नाम नहीं लिया और ना ही खुलकर किसी मुल्क का जिक्र किया है। तो गालिबाफ का ये इशारा किसकी तरफ था? अमेरिका की सिक्योरिटी से भरोसा किसका उठ गया? अब पीछे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी तो अमेरिका के हाथ में नहीं है, तो फिर कौन है? तुर्की की सिक्योरिटी भी नहीं है, अज़रबैजान की भी नहीं। गल्फ़ के मुल्कों की बात की है तो गल्फ़ में सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई, सब जगह अमेरिका है। तो कौन से अरब मुल्क से ईरान को पैगाम मिलने लगे हैं जो गालिबाफ ने दावा किया? अगर ये दावा सच साबित होता है तो इससे बड़ा इस जंग में अब तक का तो कोई, कहिए ना, टर्निंग पॉइंट हो ही नहीं सकता कि अमेरिका की गिरफ्त से निकलकर अरब मुल्क ईरान के साथ मिलकर अपनी सिक्योरिटी का निज़ाम अपने हाथ में ले ले। बढ़ते आगे सर। क्या समंदर में कैद हैं ईरान के लापता पायलट? क्या कतर ने किसी समुद्री जहाज पर ईरानी पायलटों को बांध कर रखा हुआ है? कतर में हिरासत में लिए गए ईरानी पायलटों को लेकर ईरान की तरफ से एक और बड़ा और संगीन बयान सामने आया है। हालांकि कतर कहता रहा है कि तुम्हारा कोई पायलट हमारे पास नहीं है, ये दावा सही नहीं है। लेकिन 22 अगस्त की शाम खबर आई कि ईरान के एक सीनियर फौजी अफसर ने कतर की हुकूमत से फिर अपील की है कि वो इन पायलटों को फ़ौरन समंदर से हटाकर ज़मीन पर किसी अस्पताल में शिफ्ट करें। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक इन ईरानी पायलटों को पानी के ऊपर यानी किसी जहाज़ पर कैद करके रखा गया है, जहां उनकी जिस्मानी हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जंग के दौरान फाइटर जेट क्रैश होने के बाद इन 3 ईरानी पायलटों को पकड़ा गया था। ईरानी फ़ौज के मिसिंग पर्सन्स विंग के सीनियर अफसर का कहना है कि जिस जगह इन तीनों पायलटों को रखा गया है वो किसी भी तरह से इंसानी इलाज के लायक नहीं है। ईरान ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस से भी गुजारिश की है कि वो कतर के लिए एक एयर एम्बुलेंस भेजे ताकि इन ज़ख्मी और बीमार पायलटों को जल्द से जल्द वापस ईरान लाया जा सके। लेकिन कैसे? कतर तो डिनाई करते हैं कि वी डोंट हैव एनी पायलट। दोस्तों, समंदर के बीच किसी जहाज़ पर पायलटों को इस तरह कैद रखने और उनकी ख़राब होती हालत पर ईरान की एक खुली अपील बताती है कि दोनों मुल्कों के बीच पर्दे के पीछे का तनाव अब किस मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन जहाज़ पर अगर हैं वो पायलट तो क्यों? क्योंकि ज़मीन पर और कैदी होंगे, कैदियों से कैदियों के घर वालों को या फिर और किसी को ये बात पता चल सकती है कि ईरानी पायलट यहाँ हैं। कुछ जासूस भी होते हैं, उनके बारे में भी पता चल सकता है। मोसाद के जासूस भी उनके बारे में पता लगा सकते हैं, CIA भी, और हो सकता है CIA छोड़िए, अमेरिका के ही हवाले किसी जहाज़ पर ईरानी पायलट हो, क्योंकि ज़मीन से कनेक्शन कट गया। अब जो उस जहाज़ पर हैं वही लोग उनसे मिल सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। ये ताइवान का नज़ारा है। ताइवान ने अपने पहले घरेलू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का टेस्ट किया और ये एक बड़े हादसे के साथ ये टेस्ट नाकाम हो गया। रॉकेट ने जैसी ही उड़ान भरी, कुछ ही सेकंडों में उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो केस्टो मुखर्जी बन गया और वो अपने तय रास्ते से भटक कर बेकाबू होकर कहीं जाके धड़ाम से गिरा, बता रहे हैं। इसके बाद ये रॉकेट जब भटक गया तो सीधे वीरान पहाड़ी इलाके में जाकर ज़ोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। जैसे ही रॉकेट ने समंदर की तरफ जाने के बजाय पहाड़ों की तरफ अचानक रुख मोड़ा, आसपास के मकामी लोग बुरी तरह से खौफजदा हो गए कि भैया चीन ने तो कुछ नहीं दाग दिया। लोगों को पहली नज़र में लगा कि चीन की तरफ से कोई मिसाइल हमला हो गया है और ये कोई आने वाली मिसाइल है जो यूं लहरा के आ रही है। हालात बिगड़ते देख ताइवान के नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खतरे को भांपते हुए फ़ौरन सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर दिया ताकि मिसाइल में लगे सिस्टम से वो खुद अपने आप तबाह हो जाए। पतंग आबादी की तरफ चली जाती तो हवा में ही रॉकेट को तबाह कर दिया गया, ये कहा जा रहा है, जबकि कहा जा रहा है कई जगह कि वो क्रैश हुआ है पहाड़ी में जाकर। तो फिलहाल इसी दावे को मान लिया जाए कि हवा में रॉकेट क्रैश हुआ, इसी वजह से किसी के ज़ख्मी होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं आई। दोस्तों, चीन के साथ जारी भारी तनाव के बीच ताइवान अपने स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन पहले ही बड़े टेस्ट में ये नाकामी उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है।
इसराइल ने एक बार फिर सीरिया की सरहद के अंदर घुसकर कायराना हमला बोल दिया है। इसराइली फौज ने खुद इस बात को कबूल किया कि उसने साउथ सीरिया के इलाके में एक टारगेटेड हमला किया है। इससे पहले आई रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ वेस्ट सीरिया के बेत जिन गांव में एक ट्रक पर इसराइली ड्रोन से सीधा मिसाइल दागा गया था, मिसाइल अटैक हुआ था। 22 अगस्त को हुए इस हमले में कम से कम एक शख्स शदीद जख्मी होने की खबर है। हमले के बाद अपनी आदत के मुताबिक इसराइली फौज ने बिना कोई सबूत दिए ये बेतुका दावा ठोक दिया कि उसने एक ऐसे शख्स को निशाना बनाया जो हमले की तैयारी कर रहा था और उसके लिए खतरा बन चुका था इसराइली फौज के लिए। अबे तो वो अपनी ज़मीन पे था भाई। दूसरी तरफ सीरिया ने इस हमले की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की है। वो अभी फ़िलहाल इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कल क्या करेंगे मुझे पता नहीं। सीरिया की हुकूमत ने साफ किया है कि इसराइल ने दमिश्क के करीब एक आम शहरी गाड़ी यानी सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया, जिसका किसी भी फ़ौजी कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं था। अगर था भी तो क्या कोई तुम्हारे हमला कर देगा? दोस्तों, बिना किसी सबूत के सीरियाई ज़मीन पर इस तरह ड्रोन हमले करके इसराइल इलाके में लगातार तनाव भड़काने की साजिश रच रहा है। अब एक खबर सऊदी अरब से। 22 अगस्त को सऊदी अरब के जुनूबी इलाकों में एक बेहद ताकतवर तूफ़ान ने दस्तक दी। असीर रीजन के तिहामा इलाके में इस सदर्न स्टॉर्म ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस तूफ़ान से किसी जानी या माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई, लेकिन एक हाईवे पर मशीन और कुदरत का एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। एक फ्यूज़न। हाईवे के किनारे दर्जनों ऊंट तेज़ बारिश, तूफ़ानी हवाओं और कड़कती हुई बिजली के नीचे खामोशी से भीगते हुए खड़े हैं। आप देख रहे होंगे। खुश्क और तपते हुए रेगिस्तानी इलाकों में रहने के आदी ये जानवर इस मूसलाधार बारिश का पुरसुकून होकर मज़ा ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंसान की बनाई मशीनें थीं जो 4 पहियों पर सरपट दौड़े जा रही थीं। इस शदीद तूफ़ान और बिजली की चमक के बीच तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ